हेलो डियर स्टूडेंट्स। थंबनेल देख करके आप थोड़े से एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आज धांसू क्वेश्चन की। देखिए, धांसू क्वेश्चन का मतलब होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कई बार आपके ख्याल में आते हैं कि यार इस बार पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, है ना। इस बार कुछ ऐसा सवाल आ गए जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं तो क्या होगा, तो वो सवाल आखिर क्या हो सकते हैं, इसका आइडिया विद्यार्थियों को नहीं लग पाता। तो मैं आपका मेंटोर प्रदीप चित्तोड़ा आज आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 धांसू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और आप इन क्वेश्चन से डरिए नहीं, बल्कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको आप देखिएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो आइए आज के जो क्वेश्चंस हैं वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में आखिर आपस में रिलेशन क्या है। तो ध्यान से जो स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्व करिए और ऑप्शन के हिसाब से एनालिसिस करिए। पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें बोला हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर टॉटोमर्स। तो बच्चों सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़ने के साथ साथ टॉटोमर्स दिमाग में लाइए कि टॉटोमर्स होते क्या हैं। टॉटोमर्स के अंदर फंक्शनल को बदलता हुआ आपको नजर आता है और वो दोनों फंक्शनल आइसोमर ऐसे होने चाहिए जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन का माइग्रेशन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होता हुआ जस्टिफाइड हो रहा हो। तो आइए इस तरीके से ऑप्शन को देखें। जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है इसके अंदर बच्चों अमाइड आपको नजर आ रहा है, CONH। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, यस, फंक्शनल ग्रुप वाला। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है तो आप इसमें H+ हटाते हुए पहले रेजोनेंस करते हैं इस तरीके से। अब जैसे ही आप रेजोनेंस करोगे तो O- बनेगा और O- प्रोटॉन को बोलेगा आजा आजा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अल्टीमेटली ये जो O- है ये प्रोटॉन को कैच कर लेगा, यानी जो यहां पर चेंजेस आएगा उसके अंदर यहां तो OH हो गया और यहां पे डबल बॉन्ड हो गया। यही चीज इस वाले फंक्शनल ग्रुप की ही तरह बच्चों इसमें हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी और वही चीज यहां पर एग्जैक्टली आपको नजर आ रही है, इसलिए टॉटोमर बोलना इसको सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है थर्ड इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड को बता रखा है। तो अगेन स्ट्रक्चर देखने से पहले एक बार रेजोनेंस क्या होता है वो दिमाग में रखिए। तो बच्चों रेजोनेंस के अंदर कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ या पाई बॉन्ड का लोन पेयर नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ। और जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर एटम नहीं चलता जैसे टॉटोमिज्म में चल रहा था। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं थर्ड को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो अगर मैं यहां से सोचूं तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि ये लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये वाला लोन पेयर और ये वाला पाई बॉन्ड आपको ऑल्टरनेट नजर आ रहा है, कॉन्जुगेशन पे नजर आ रहा है, यानी इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे रेजोनेंस होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और अल्टीमेटली ये यहां पर आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इस पे अपन प्लस दिखाएंगे और यहां पर O- आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान से देखिए ये सही है ना, एग्जैक्टली सही है। और बच्चों यही चीज आप इस वाले पेयर में भी कर लीजिए और यही चीज आप एट अ सेम टाइम इस वाले पेयर में भी कर लीजिए। तो एग्जैक्टली तीनों नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता आपको नजर आएगा, यानी थर्ड जो है वो फर्स्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोली जा सकती है। और इसी भी आप पर इसको भी सही मानूंगा और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बोथ ऑफ दीज आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। कुछ मिसप्रिंटिंग कभी कभार रह जाती है बच्चों, तो उसको प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन मिसिंग है, होना चाहिए था, तो उस हाइड्रोजन को आप यहाँ पर मान करके चले। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिसके अंदर विसिनल डाइऑल आपको दिया हुआ है और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करने को बोला जा रहा है। बच्चों ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको H2SO4 को डीहाइड्रेटिंग एजेंट मानते हुए किसी एक साइड से OH हटाते हुए कार्बोकेटाइन बनाना होता है। अब कहां से स्टार्ट करें, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि यार ये मुझे 5 मेंबर वाली रिंग नजर आ रही है। एनी हाउ अगर 6 मेंबर वाली रिंग बन सकती है तो उस प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा फेवरेबल उसको माना जाएगा। और ऑप्शन को देखिएगा
तीन तीन ऑप्शन मुझे 6 मेंबर रिंग वाले नजर आ रहे हैं, यानी उस प्रकार का ऑप्शन यहां पर है। तो उसी तरीके से आप इसको सोचना या इनिशिएट करना चालू करिए। तो सबसे पहले बच्चों में क्या करूंगा कि ये जो H2SO4 है इसकी सहायता से H+ यहां पर जोड़ूंगा। एज ए रिजल्ट OH2 पॉजिटिव बनेगा, जिसमें लिविंग ग्रुप है, तो वहां से अपन H2O हटा देंगे और इनिशियल कार्बोकेटाइन बना देंगे। ठीक है ना? तो आप भी साथ के साथ लिखते चलिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल हैं और एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझते चलिए और अपनी लर्निंग को, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाते चले। तो जो कार्बोकेटाइन बना, सबसे पहले बच्चों को इस प्रकार का बन गया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है इसमें 5 मेंबर रिंग के ठीक बाहर प्लस है, और जब भी 5 मेंबर रिंग के ठीक बाहर प्लस होता है तो इसके अंदर करवाया जाता है रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन करने का बच्चों सीधा सा तरीका है कि आपको करना क्या है कि ये जो साइकिल वाले पॉजिटिव से ऑल्टरनेट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको यहां से हटा करके वैकेंट p ऑर्बिटल की तरफ, यानी कि प्लस की तरफ आपको माइग्रेट करना होता है, चलाना होता है कुछ इस तरीके से। तो बच्चों जैसे ही इसको आप इस तरह से माइग्रेट करोगे तो ध्यान से देखिएगा, जैसा है एज इट इज लिखो बच्चों, उसमें ना ज्यादा डिजाइन बनाने की या ज्यादा इजी बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा है उसको एज इट इज लिखो। ठीक है, देखिए ये एज इट इज मैंने लिखा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है। अब चेंज बस ये आया कि ये वाला बॉन्ड यहां से हटा करके यहां बनाना है, तो ये वाला बॉन्ड यहां से हटा करके मैं यहां बना देता हूं ऐसे। ठीक है ना? ये वाला जो कार्बन था इससे वाला बॉन्ड में यहां से हटा करके मैंने बना दिया ऐसे। तो डेफिशिएंसी कहां पर आएगी? प्लस कहां पर आएगा? यहां पे। और पिनाकोलोन की खास बात एक्चुअली यही होती है कि इसके अंदर रिंग एक्सपांशन के बाद या रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ऐसा बनता है जिसमें रेजोनेंस हो जाता है दूसरे वाले OH के लोन पेयर के बिहाफ पर, जो यहां पर भी साफ साफ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। बस हो गया काम। फाइनली आप रेजोनेंस कर लीजिए और O पॉजिटिव से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो आपको एक साइक्लिक कीटोन विद 6 मेंबर रिंग बनता हुआ नजर आएगा, और उसके पड़ोस वाले कार्बन पे मिथाइल और फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए नजर आएंगे। तो आइए ऑप्शन देखिएगा, आपको साइक्लिक कीटोन नजर आना चाहिए और उसके पड़ोस वाले कार्बन पे मिथाइल और फिनाइल एक साथ नजर आना चाहिए। दैट्स वाई ये जो सिचुएशन है ये ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रही है, तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। बच्चों एक और बात इस धासु क्वेश्चन के अंदर है जो कई बच्चों के दिमाग में शायद आ सकती है कि सर ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, क्या हम इसमें वापस से मिथाइल की शिफ्टिंग कर लें और इस प्लस को बना लें, क्योंकि इसमें फिनाइल का रेजोनेंस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, फिनाइल का जो रेजोनेंस होता है वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो फेवरेबल होता है, लेकिन उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। और ये जो पिनाकोलोन वाला कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसमें जैसे आप ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ शेयर करोगे ना, तो बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसलिए बच्चों इस वाले रेजोनेंस की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, और इसलिए इसको कभी भी फर्दर रीअरेंज नहीं किया जाता। हाँ जी, अगला धासु क्वेश्चन जो हमारे सामने है ये एक सीक्वेंस क्वेश्चन है, जिसके अंदर दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं ए और बी, दोनों ही हमें बताने हैं कि ये अल्टीमेटली क्या बनेंगे। तो देखिए सीक्वेंस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, जैसा जैसा आपको बता रखा है, बोला हुआ है, उसको बिंदास सॉल्व करते चलिए। आइए सॉल्व करते हैं। आपको बता रखा है कि आपको मिथाइल साइनाइड लेना है, तो मिथाइल साइनाइड CH3CN है। इसके अंदर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल मिलाने हैं। अब कई बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि एक साथ ही 2 चम्मच मिला दें। अरे बाबा, 2 मॉलिक्यूल मिलाने हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। डायरेक्टली आप आंसर नहीं बना पाओगे, स्टेप मिस करोगे तो गलती होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का 1 मॉलिक्यूल मिला देते हैं। सिंपल सी जानी पहचानी रिएक्शन है, जो एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। पोलरिटीज का ध्यान रखिए और इन दोनों को आराम से एडिशन करा दीजिए। तो जैसे ही आप एडिशन करोगे, स्टार्टिंग में बच्चों ऐसे वाला आंसर बनेगा। अब ये जो आंसर बना है इसमें से मैग्नीशियम हटानी है, और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोलाइसिस यहां पर दिया हुआ है, तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा। तो बच्चों C+N का हाइड्रोलाइसिस पहले भी कई बार मैंने आपको बताया है, जिसको एक ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे,
है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पहले आप एडिशन ऑफ वाटर करोगे, और एडिशन ऑफ वाटर करने के बाद जो बनेगा वो इस प्रकार का प्रोडक्ट होगा जो कि अनस्टेबल है, और अगर वो अनस्टेबल है तो उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली पीसीटी लगा करके ऐसे इसको सॉल्व कर लिया करिए। तो एज अ रिजल्ट जो आपका आंसर बना वो क्या बना, तो ये बन गया बच्चों एक प्रकार का कीटोन। यहां तक आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही मॉलिक्यूल मिलाया है। अब आपको दो मॉलिक्यूल मिलाने को बोला हुआ था, तो आप इसमें वापस से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक और मॉलिक्यूल मिला दीजिए। तो जैसे ही आप यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल मिलाते हैं तो एक बार पुनः एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही आप एडिशन रिएक्शन करोगे तो दो मिथाइल तो पहले से हैं, एक मिथाइल और एज ए न्यूक्लियोफाइल आपने यहां जोड़ा और ये हो गया OMGBr। अगले स्टेप में आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। इसका हाइड्रोलाइसिस करते समय बच्चों वही जस्ट पोलरिटी का आपको ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। तो इस तरह से आप पोलरिटी का ध्यान रखते हुए हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे तो आपको जो आंसर नंबर ए है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो जो आंसर नंबर ए बना ये क्या बन गया बच्चों, एक प्रकार का एल्कोहल विच इज 3 डिग्री एल्कोहल, दिस वन, ठीक है ना। अब यहां से अगर ऑप्शन पढ़ ले में तो 3 डिग्री एल्कोहल केवल एक में ही है, तो पूरे चांसेस हैं कि यही आंसर जाएगा। लेकिन अगेन जल्दबाजी मत करिएगा, जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आपको बोला हुआ है कि इसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिला दीजिए, और बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है जो कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता है। तो बस जहां पर OH है उस कार्बन को अल्फा बोलिए और उसके पड़ोसी कार्बन को बीटा बोलिए, और वहां से HOH हटा करके रेस्पेक्टिव एल्कीन बना दीजिए। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। और आराम से चेक कर लीजिए, ये आइसोब्यूटीन आपको दे रखी है, तो इसलिए बच्चों जो आंसर नंबर बी है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा। हाँ जी बच्चों, अगला धासु सवाल आपके सामने है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके जो फाइनल आंसर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो आपको बताना है। अब ये धासु क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। तो आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि रिएक्शन को इनिशिएट कहां से करें और वहीं से क्यों करें। तो देखिए बच्चों, इंडिविजुअली आप जानते हैं कि अगर केवल क्लोराइड होता तो इसमें अपन NSR कर देते और एल्कोहल बना देते, है ना। केवल एल्कोहल होता तो अपन को पता है एक एसिड बेस रिएक्शन करके अपन RONA बना देते। अब दोनों एक साथ हैं तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, एक जनरल रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन जो काफी ज्यादा तेजी से होती है, और इसलिए अगर एसिड बेस रिएक्शन वर्सेस NSR की तुलना की जाए तो आपको इनिशियली रिएक्टिविटी के बिहाफ पर एसिड बेस रिएक्शन को सबसे पहले करवाना होता है, ठीक है। तो उस बिहाफ पर इसको स्टार्ट अपन कैसे करेंगे, ऐसे कि ये जो OH नेगेटिव जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो अपना जो इंटरमीडिएट बना या आंसर नंबर 1 बना उसको एक बार लिख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा, यहां पर तो क्लोरीन एज इट इज लिखें, और ये हो जाएगा बच्चों H+ निकल जाने के बाद O नेगेटिव, इस तरीके से। अब ये जो बना हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए, ये तो क्या हो गया, एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया, एक प्रकार का एल्किल हैलाइड जिसमें NSR पॉसिबल है। तो यहां पर आप करा दीजिए इंटरनल NSR, जिसको SNI बोला जाता है। और तरीका बड़ा आसान है, ये जब अटैक करने आएगा तो ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से अलग हो जाएगा। विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको इंटरनल या इंट्रामॉलिक्यूलर नाम दिया जाता है। तो जो आंसर है उसमें एटम्स का ध्यान रखिए बच्चों, ये वाला एक कार्बन है, ये वाला दूसरा कार्बन, ये वाला तीसरा कार्बन, ये वाला चौथा कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर के एक 5 मेंबर रिंग वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन सिचुएटेड हैं। तो आइए ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन में से नंबर ऑफ एलिमेंट का ध्यान रखते हुए ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और पूरा मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एज सच कोई डायरेक्टली रिजल्ट मेरे ख्याल से यहां दिमाग में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए तरीका क्या है कि एक सिमेट्रिकल सा कंपाउंड है और एक न्यूक्लियोफाइल आपको दे रखा है, तो आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दीजिए स्टेप नंबर 1 में।
ठीक है ना। तो जैसे ही आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाओगे स्टेप नंबर 1 में, तो बच्चों ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। यहां पर तो OH आ गया और यहां पर क्या बच गया, O नेगेटिव, ठीक है ना। ये तो आपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर रिटर्न होगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहां पर रिटर्न होगा तो बच्चों ये जो फिनाइल है ये यहां से अलग होकर के दूसरी वाली साइड पर जाकर के अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फिनाइल ट्रांसफर। किन्हीं में तो हाइड्रेट ट्रांसफर होता था, लेकिन यहां पर फिनाइल का ट्रांसफर होता हुआ आपको नजर आएगा। लिखें क्या बना, ये हो गया PHC PH O नेगेटिव, और बच्चों ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, यानी एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें प्रोटॉन देने की कैपेबिलिटी होती है, तो अगला वाला जो स्टेप है इसमें अपन लिख देते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है ना। यहां पर अपन लिख देते हैं फिनाइल ट्रांसफर, जैसा आपने किया लिख भी लेते हैं उसको, अच्छा रहेगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है एसिड से। ओके, तो बच्चों ये वाला जो प्रोटॉन है ये यहां से ट्रांसफर कर दीजिए, यहां जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक कार्बन जिसपे 2 फिनाइल है, ओके, उस फिनाइल के साथ साथ OH भी है, ओके, और अनदर साइड पे COO नेगेटिव जो एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है वो बचेगा, और वो यहां से आपको नजर आ रहा है। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हाँ जी, अगला धासु सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको साइक्लिक फॉर्म में एक एल्कीन दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C क्या होता है, एल्कीन, और आपको बोला हुआ है कि इसमें डाइल्यूट केमेनोफोर ठंडा ठंडा कूल कूल मिला दीजिए। तो बच्चों डाइल्यूट केमेनोफोर ठंडा ठंडा कूल कूल, टेक्निकली अगर बोलूं तो ये क्या होता है, बेयर रिएजेंट। और आप जानते हैं कि बेयर रिएजेंट जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड को तोड़ करके OH ला देता है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड को तोड़ करके OH ला देता है, तो अपना पहला वाला जो आंसर बनेगा वो तो ऐसे बन जाएगा, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर नंबर A, तो पहला वाला आंसर ऐसे बन जाएगा। अब अगली वाली जो स्टेप है इसमें आपको बोला हुआ है कि एक्वस HiO4 मिलाइए, और बच्चों एक्वस HiO4 आप मिला रहे हैं विसिनल डाइऑल के अंदर। और हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि जो एक्वस HiO4 होता है ये विसिनल डाइऑल में जब मिलाया जाता है तो ये वाटर के साथ मिलकर के रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने का तरीका ऐसे होता है कि ये विसिनल डाइऑल वाले बॉन्ड को तोड़ करके OH प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। HiO4 ऑक्सीजन देता है और उसके साथ में H2O जुड़ जाता है, तो ये मिलकर के OH वहां पर जोड़ देते हैं। अब जैसे ही OH वहां पर जोड़ेंगे आप, तो आपको एक अनस्टेबिलिटी नजर आएगी, और उस अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज करने के लिए आपको करना क्या है कि जो जेम डाइऑल नजर आ रहा है OH के जुड़ने के बाद उसमें से H2O हटाना है, ठीक है ना। नहीं, ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है, तो लिखते समय इस बात का मैं भी ध्यान रखूंगा और आप भी हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। जो बॉन्ड टूट चुका है तो वहां पर गैप ला देते हैं। अब इस वाले कार्बन पे 2 OH हैं, 2 OH अनस्टेबल हैं, तो अल्टीमेटली वहां पर क्या बनेगा, H2O निकल जाने का कीटोन, और कीटोन दोनों साइड बना दीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो जो प्रोडक्ट नंबर B है बच्चों वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कार्बन का ध्यान रखते हुए ऑप्शन नंबर 3 में यही स्ट्रक्चर बता रखी है, और इसलिए इसका आंसर 3rd होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एक अच्छी खासी सीक्वेंस है जिसके अंदर फाइनली जो B और C बनेगा वो आपको निकालना है कि आखिर B और C क्या है। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया सवाल है। स्टेप नंबर 1 जो है इसको आप रिलेटिवली बोलोगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वाला रिएक्शन। यस, कुछ कुछ उसी तरह का है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने कर रखा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये तो हो गया बेस, और ये हो गया एक एसिडिक हाइड्रोजन वाला पार्ट, तो यहां पर एसिड बेस इंट्रैक्शन करवाना है, और जैसे ही आप एसिड बेस इंट्रैक्शन करोगे तो इनिशियली एक साइक्लिक न्यूक्लियोफाइल बनकर के तैयार हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं उसको, ठीक है ना। OH माइनस ने H+ हटा दिया, और H+ निकल जाने से नाइट्रोजन पर नेगेटिव आ गया, जो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट माना जाता है। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल प्रोडक्ट स्टेप नंबर 1 के बाद। अब आपको बोला जा रहा है कि इसकी रिएक्शन एक प्रकार के
डाई हैलाइड के साथ करिए। और डाई हैलाइड के अंदर दोनों हेलोजन जो हैं बच्चों वो अलग अलग प्रकार के दिखा रखे हैं, तो बड़े ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा कि किस हेलोजन को काम में लिया जाए। अब किस हेलोजन को काम में लिया जाए, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसी को काम में लेंगे। और यहां पर रिएक्टिविटी निकाली जाएगी साइज ऑफ द हेलोजन्स के बिहाफ पर, यानी कि बॉन्ड लेंथ के आधार पर। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन में से बच्चों ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो अल्टीमेटली यहां से आप NSR कीजिएगा। अब यहां से जब आप NSR करेंगे तो बच्चों जो आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए आराम से, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये उस पॉजिटिव सेंटर से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2CH2F इस तरीके से। तो ये जो आंसर निकल करके आया है इसको मैं बोल सकता हूं आंसर नंबर ए। अब ये जो आंसर नंबर ए बना है इसके अंदर हाइड्रोजन मिलाना है। कुछ बच्चे तो चकरा जाते हैं कि सर हमने तो हाइड्रोलाइसिस पढ़ा हुआ, ये हाइड्रोजन कहां से आ गया। तो बच्चों हाइड्रोजन भी एक अनदर रिएजेंट है जो उसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है जो हाइड्रोलाइसिस से बनता है ना, लेकिन बाई प्रोडक्ट में अंतर हो सकता है। तो आइए जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दिया जाए कि आखिर काम कैसे करेगा। तो बच्चों इसके अंदर जब आप हाइड्रोजन मिलाते हैं, N2H4 मिलाते हैं, तो ये अमाइड है। और अमाइड के अंदर आप समझते हैं कि जो नाइट्रोजन वाली साइट होती है वो लिविंग ग्रुप होती है और लिविंग ग्रुप को हाइड्रोजन दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप जो हाइड्रोजन है उसको यहां पर ऐसे लिख करके सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही इस तरीके से लिख करके आप हाइड्रोजन को सॉल्व करोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का आंसर CONH और ये आपस में कनेक्टेड, तो उसको जोड़ दीजिए। और जो राइट हैंड साइड है वहां से बन जाएगा बच्चों एक प्रकार का एमीन। फ्लोरीन ने पार्टिसिपेट यहां पर नहीं किया तो उसको आप एज इट इज लिखें, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर नंबर बी एज वेल एज सी, ठीक है ना। अब आराम से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सही आंसर पहचान लीजिए, ठीक है ना। CONH 2 बार दोनों में है और फ्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन नहीं। तो आपका ओवरऑल यहां पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, अगला 10 सवाल आपके सामने है। बड़े ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िए और कैसे उठाया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, उस पर ध्यान दीजिएगा। Which of the following reactant on reaction with concentrate NaOH followed by acidification gives following lactone as the structure this one? ओके, एक लैक्टोन दिया हुआ है जो आप समझते हैं एक प्रकार का साइक्लिक एस्टर होता है, लेकिन बच्चों ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, आपको तो रिएक्टेंट के बारे में सोचना है। अब आप सोचिएगा ऑप्शन की सहायता से कि यार कंसंट्रेट NaOH इनमें से किस में मिलाया जाए, है ना। तो जैसे ही आपको ऑप्शन में कुछ कुछ एल्डिहाइड नजर आते हैं, अल्फा हाइड्रोजन 0 वाले, और वहां पर NaOH नजर आता है, तो आप समझ जाते हैं कि यार यहां पर तो केनिजारो रिएक्शन की बात हो सकती है। नॉट श्योर, हो सकती है। तो आइए एक बार यहां से सोचना चालू करें। तो सोचिएगा कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन 0 वाला डाई एल्डिहाइड दिया हुआ है, जस्ट इमेजिन कि अगर इसके अंदर अपन कंसंट्रेट NaOH मिलावें तो क्या होगा। तो सर इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो हो जाएगी, और इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो के अंदर आप समझते हैं कि एक पार्ट एसिड बना लेता है और दूसरा वाला पार्ट रिडक्शन करते हुए एल्कोहल बना लेता है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये इनिशियल अप्रोच हो सकती है, और फाइनली आपको बोला हुआ है कि इसका एसिडिफिकेशन करा दीजिए, यानी कि इसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिला दीजिए। तो बच्चों जैसे ही आप इसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से अपन डिहाइड्रेशन कर देंगे, और जैसे ही डिहाइड्रेशन करेंगे ध्यान से देखिएगा यहां पर COO यानी कि एस्टर बन जाएगा, और ये तो वही है जो क्वेश्चन की डिमांड थी, और इसी वजह से आपका जो आंसर होगा फाइनली ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपके मन में ये बात आ सकती है कि सर आपको तो आंसर पता था तो आपने वहीं से पिक कर लिया। देखिए ऐसा नहीं है, आप जब अनदर ऑप्शन लेकर के चलोगे ना तो अपने आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, रुक जाओगे, क्योंकि जो रिएक्शन सही नहीं है वो सॉल्व होगी कैसे।
तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यही काम करिए कि आप रेंडमली चल सकते हैं, लेकिन जहां पर भी थोड़ा सा भी आपको एबनॉर्मल लग रहा है कि यार ये कौन सा रिएक्शन है, तो कभी पढ़ा ही नहीं, उसको छोड़ें और जो आपको सबसे ज्यादा स्मूथर कंफर्टेबल लग रहा है उसी ऑप्शन को लेकर के आप सोचें, और हो सकता है वही आंसर हो जैसा यहां पर आपको आता हुआ नजर आया। अगला जो क्वेश्चन है ये एक सीक्वेंस क्वेश्चन है बच्चों, जिसके अंदर 2 स्टेप्स दे रखी हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट नंबर Z है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1 को पहचानिएगा। आपके सामने फिनॉल है और आपके सामने क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH है, तो आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ डाइक्लोरोकार्बिन बना करके ESR करता है, और ये जो रिएक्शन है ये आप पहचाने गए होंगे, ये है राइमर-टिमान रिएक्शन। यस, तो राइमर-टिमान रिएक्शन में जब आप डाइक्लोरोकार्बिन यूटिलाइज करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो अपना जो आंसर X बनेगा वो ये वाला हो जाएगा। अब ये वाला आंसर बनने के बाद आपको बोला जा रहा है कि इसमें कंसंट्रेट NaOH मिलाइए। तो बच्चों ये तो एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन 0 वाला, उसके अंदर आप कंसंट्रेट NaOH मिलाओगे, और कंसंट्रेट NaOH जब आप मिलाओगे तो इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, सेल्फ केनिजारो रिएक्शन है ना। इसमें इंटरनल नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ। यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, और जब आप 2 मॉलिक्यूल लेकर के चलोगे तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए ऑप्शन पढ़ें। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन करके दिखा रखा है। देखिए आराम से, ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और OH को एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनली जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, धासु क्वेश्चन में एक लास्ट सवाल आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए लैंग्वेज को। एक हाइड्रोकार्बन आपको दे रखा है, इसमें अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन हैं जिसको A, B, C, D, E, F नाम से दिखा रखा है, और आपसे बोला जा रहा है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर करवाया जाए तो ये जो अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन होंगे इनकी रिएक्टिविटी को आपको यहां पर डिसाइड करना है। तो बच्चों फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी कैसे निकाली जाएगी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बिहाफ पर, ये तो आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन जब इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं तो आइए बेटा वो इंटरमीडिएट आपको ढंग से सोचने पड़ेंगे। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूं। जैसे आप A वाली साइड से जब CH बॉन्ड तोड़ करके फ्री रेडिकल बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया CH2 डॉट, और बाकी जो इसको एज इट इज लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH CH3 CH3। इसी तरीके से बच्चों जब आप B वाली साइड से फ्री रेडिकल बनाओगे तो आपको केवल और केवल B वाली साइड से CH बॉन्ड तोड़ करके फ्री रेडिकल बनाना है। तो ये मैंने CH बॉन्ड तोड़ करके फ्री रेडिकल बना दिया। लेफ्ट और राइट दोनों एक जैसे हैं, किसी एक को ले लीजिएगा, बाकी स्ट्रक्चर को एज इट इज लिखिएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस का रोल है। कई बार मैंने देखा है बच्चे इतना लिखते ही नहीं और इसी वजह से गलतियां कर बैठते हैं जो आपको नहीं करनी है। C की अगर बात कर लूँ तो ध्यान से देखें C कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट वाला C है तो यहाँ से CH बॉन्ड तोड़ा और अगली जो स्ट्रक्चर है इसको एज इट इज लिख दिया। इसी तरीके से बच्चों D वाली स्ट्रक्चर बना देता हूँ। D वाली स्ट्रक्चर में C के आगे वाला सेंटर आपको लेना है, ध्यान से लिखें। ये डॉट हो गया नेक्स्ट वाला, और यहाँ पर हो जाएगा CH CH3 CH3। ठीक है ना, C के बाद वाला D हो गया, और इसी तरह से E और F भी थोड़ा सा पेशेंटली बना लेते हैं। तो सब E की अगर बात कर लो तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C, ये मिथाइल एज इट इज लिख दीजिए और यहां पर डॉट बना दीजिए। और ऐसे बच्चों F जो कि राइट कॉर्नर है वहां से अगर फ्री रेडिकल बनाया जाए तो ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए हमें यहाँ पर ना सीखना है, कोई एग्जाम हम नहीं दे रहे हैं। एग्जामिनेशन में तो ठीक है आप आधा अधूरा लिख करके भी कई बार आंसर पकड़ लेते हैं, और करना भी चाहिए, वहाँ टाइम बचाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम सीखने के लिए हैं।
तो ये हो जाएगा बच्चों इससे बनने वाला फ्री रेडिकल। अब अल्टीमेटली आपको करना क्या, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। तो आइए स्टेबिलिटी को वन बाय वन सोचें। बच्चों इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी रेजोनेंस पॉसिबल है और बाकी किसी के अंदर भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब रेजोनेंस के अंदर ये तो है 1 डिग्री वाला और ये है 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाले के अंदर यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा सी और उसके बाद माना जाएगा ए, ठीक है ना। तो आंसर ऑब्वियसली यही है, लेकिन बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। इसके अलावा ये 3 डिग्री वाला है, देखिए ध्यान से, है ना। तो ई आगे आ गया, ये ऑलरेडी मिनिमम स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस एज वेल एज हाइपर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो सबसे पीछे जाना ही जाना है। और डी और एफ की भी अगर बात कर लूं तो डी वाला क्या है 2 डिग्री और एफ वाला क्या है 1 डिग्री, तो इसमें तो 3 to 1 वाला जो रूल होता है वो फॉलो कर दीजिए। तो ओवरऑल आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बनाए हैं तो एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हुआ होगा जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में और ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमेशा आपके काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से वीडियोस देखते रहें, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना न भूलें।